हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपको यदि एक एलआईसी एजेंट बनना है तो उसके लिए आपको जो एग्जाम पास करना होता है IC38 का, उसे आप कैसे पास कर पाएंगे और वहां पर जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 20 क्वेश्चंस भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये सीरीज डेली चलती रहेगी। यदि आप कंप्लीट सीरीज का जो है अध्ययन कर लेते हैं इन वीडियोज के माध्यम से, तो यकीन मानिए आप जो है IC38 का जो एग्जाम है बहुत ही आसानी से पास कर जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो है इस एग्जाम को पास करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई कि आपको कितने मार्क्स गेन करने हैं, हम ये बता दें आपको। यहाँ पर इस एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपको कम से कम 17% अंक जो है 17 नंबर जो है कम से कम सॉल्व करना होता है, यानी कि 17 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तभी आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पर आपको किसी भी गलत अंक के लिए कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं काटा जाता है, यानी कि नेगेटिव जो मार्किंग होती है यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप जो क्वेश्चन गलत कर देते हैं उसका मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, किंतु आपके किसी अन्य क्वेश्चन से उसके कारण जो है कोई मार्क्स नहीं काटा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, आपको ले चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, आज के दौर में आज के दौर में अभ्यास होने वाली आधुनिक वाणिज्य बीमा कारोबार की उत्पत्ति लंदन के डाट डाट शहर से माना जाता है या डाट डाट से माना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझेंगे। मैं आपको जो है एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ कि उस समय क्या हो रहा था कि जो हमारा व्यापार चल रहा था वो जो है नाव समुद्री मार्ग के माध्यम से चल रहा था और समुद्र में जो व्यापारी होते थे उनकी बड़ी बड़ी नावें चलती रहती थी और उस समुद्र में जो है कभी कभी जो है बहुत बड़ा हादसा हो जाता था, जिस कारण जो व्यापारी होते थे उनका काफी जो है नुकसान हो जाता था, उनकी जो है बड़ी बड़ी जहाजें डूब जाती थी। तो इन चीजों को जो है आपस में देखते हुए जो बड़े बड़े व्यापारी लोग थे वो लॉर्ड कॉफी हाउस में बैठकर जो है इस पर डिस्कस करते हैं और एक जो है इस प्रकार का जो है अपना संगठन बनाते हैं कि हम आपस में जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जो है जमा करेंगे और जिस किसी का भी नाव या पोत जो है डूब जाती है किसी कारणवश समुद्र में, तो उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई उस पैसे के माध्यम से की जाएगी। तो लॉर्ड कॉफी हाउस से ही जो है हमारे आधुनिक वाणिज्य बीमा कारोबार की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सेकंड वाला है ये जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बीमा अधिनियम 1938 की शक्तियों के तहत केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 1998 को राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा डाट डाट बनाया। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए जाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से ABCD करके आपको चार विकल्प दिए जाएंगे आपके पेपर में। यहाँ पर आपको ये टिक करना था जो क्वेश्चन आपका सही है। तो आप देखेंगे लोक शिकायत निवारण नियम 1998, लोक शिकायत निवारण अधिनियम 1998, बीमा लोकपालोक शिकायत निवारण अधिनियम 2000, शिकायत निवारण नियम 2000। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोक शिकायत निवारण नियम 1998। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, लोक शिकायत निवारण नियम 1998। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, IRDAI द्वारा स्थापित डाट डाट बीमा शिकायत देता का केंद्रित भंडार है तथा इस उद्देश्य में शिकायत निराकरण निराकरण निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में भी है। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये RIDAI क्या होता है। तो ये जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं इस एग्जाम को जो है इसी के थ्रू कराया जाता है, IRDAI के थ्रू ही इस एग्जाम को करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमें ये देखना रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे IDMS, DOCM, IMGS, IGMS। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है IGMS, यानी कि आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो RIDAI द्वारा स्थापित IGMS बीमा शिकायत देता का केंद्रित भंडार है तथा इस उद्देश्य में शिकायत निराकरण निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न आप देखेंगे,
इनमें से कौन सा स्वीकृत चरण का हिस्सा नहीं है? कवर नोट, पॉलिसी दस्तावेज की डिलीवरी, पॉलिसी नवीकरण, फ्री लुक पीरियड। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें से कौन सा स्वीकृति का चरण का हिस्सा नहीं है। यानी कि कोई भी पॉलिसी जैसे कि आपकी स्वीकृत की गई है तो उसमें जो है कौन सा चरण होता है जो इसकी स्वीकृत होने या ना होने का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ पर है नहीं दिया गया, नहीं है बोला गया है। तो कवर नोट भी होता है। पॉलिसी दस्तावेज की डिलीवरी, यानी कोई भी आप जो है अनुबंध किसी भी बीमा कंपनी के साथ करते हैं तो वहां पर आपको कोई ना कोई दस्तावेज दिया जाएगा। पॉलिसी की नवीकरण, आप जो है पॉलिसी शुरू किए, किसी कारणवश जो है लैप्स हो गई तो उसे आप नवीकरण करा रहे हैं तब भी आपको जो है वो भी आपकी स्वीकृत का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्री लुक पीरियड दिया जाता है ये पॉलिसी के स्वीकृत के चरण का हिस्सा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्री लुक पीरियड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, उन जगहों पर जहां विषय वस्तु का मूल्य नुकसान के दौरान लगाना मुश्किल होता है वहां एक खास तरह की पॉलिसी की जाती है जिसे डाट डाट कहते हैं। अब आप देखेंगे लिमिटेड मूल नीति, सहमति मूल नीति, मूल नीति के नुकसान या निश्चित मूल नीति। तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे उसके बाद इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा गया उन जगहों पर जहां विषय वस्तु का मूल्य नुकसान के दौरान लगाना मुश्किल होता है, यानी जो भी विषय वस्तु है हमारी उसका जो नुकसान हो गया है नुकसान के दौरान उसका क्या मूल्य था या क्या मूल्य है उसका एक अनुमान लगाया जाना जो है मुश्किल होता है। वहाँ एक खास तरह की पॉलिसी की जाती है जिसे हम कहते हैं सहमति मूल नीति। जैसे कि आप कोई पॉलिसी जो है किसी कंपनी से लेते हैं तो आप उस वहां पर अपनी सहमति देते हैं कि जो है हम इतने की पॉलिसी लेंगे अगर हमारा ये नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने लिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लिया 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो आप वहां पर सहमति करते हैं कि हमारा यदि हमारी मृत्यु होती है तो हमारे परिवार को 10 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है एक सहमति मूल नीति का जो है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा सहमति मूल नीति। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको रट कर नहीं जाना, आपको समझ कर जाना है और जब आप समझ कर जाएंगे तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वित्तीय लक्ष्य माना जा सकता है? वित्तीय लक्ष्य जो है उसे किसे माना जा सकता है? ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है एक गृह का कार्य, बच्चों की शिक्षा, छुट्टी बिताने की योजना बनाना। तो देखिए ये सारी जो चीजें होती है यहाँ पर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और वित्तीय लक्ष्य जो है हमारा कोई भी फाइनेंशियल चीजें हम देखते हैं, कोई भी अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है एक बार फिर से पढ़ेंगे फिर उत्तर की ओर जाएंगे तब हम जो है बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। निम्न में से किसे वित्तीय लक्ष्य माना जा सकता है? तो इन तीनों चीजों को हम जो है वित्तीय लक्ष्य मान सकते हैं। किसी की पॉलिसी लेने का लक्ष्य होता है कि इतने वर्ष बाद हमें घर बनाना है और थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इसके थ्रू यहाँ पर जमा करेंगे, हमारी सेविंग होगी और उसके बाद हम अपना घर बना पाएंगे। कुछ लोग बच्चों की शिक्षा के लिए पॉलिसी लेते हैं कि हमारा बच्चा जो है इस एज में जाएगा तो हमें इतने ज्यादा पैसों की आवश्यकता होगी इसकी शिक्षा के लिए, इसके हायर एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर इनका ये उद्देश्य हो जाता है। अगला छुट्टी बिताने की योजना। तो कुछ लोगों की योजना होती है कि हमें जो है छुट्टी बिताने के लिए यहाँ पर जाना है, हमें पैसे की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें, सारे वित्तीय लक्ष्य जो है हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों चीजें जो है हमारे वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत आ जाएंगी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आप देखेंगे प्रश्न नंबर 7, किसी परिवर्तित जीवन बीमा कंपनी या जीवन बीमा पॉलिसी के पॉलिसी रिजर्व का प्रतिनिधित्व करने वाली परिसंपत्तियां डाट डाट में रखी जाती हैं जो कि इनके सामान्य निवेश लेखा का अंश नहीं है। अलग निधि, विशेष निधि, सामान्य निधि, बाजार निधि। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए। किसी परिवर्तित जीवन बीमा पॉलिसी के पॉलिसी रिजर्व का प्रतिनिधित्व करने वाली परिसंपत्ति डाट डाट में रखी जाती है। तो जो किसी परिवर्तित जीवन बीमा बीमा कंपनी की जीवन बीमा पॉलिसी के पॉलिसी का रिजर्व प्रतिनिधित्व जो होता है वो अलग से रखा जाता है, यानी जो निधि होती है उसकी वो अलग से रखी जाती है जो कि इनके सामान्य निवेश लेखा का अंश नहीं होता है। ऑप्शन आप देखिए, अलग निधि, विशेष निधि, सामान्य निधि, बाजार निधि। तो आपको हमने पढ़ते ही बता दिया है, आप पढ़ने में ही आपको देखा कि हम परिसंपत्तियां अलग निधि में रखी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, जो अलग निधि है वो अलग से रखी जाती है।
यानी कि अलग निधि के रूप में जो है प्रतिनिधित्व करने वाली परिसंपत्तियों को रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। डाट डाट से तात्पर्य है भावी कमाई कमाई के साधन का आकलन करना, विभिन्न संपत्ति के माध्यम से तथा वर्तमान में छूट देना। तो यहाँ पर आप चार विकल्प देखेंगे: किताबी हिसाब मूल्यांकन, बाजारी मूल्यांकन, छूट सहित वर्तमान मूल्यांकन, खरीदी का मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छूट सहित वर्तमान मूल्यांकन से तात्पर्य है भावी कमाई के साधन का आकलन करना, विभिन्न संपत्ति के माध्यम से तथा वर्तमान में छूट देना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा जो विकल्प है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार से। किसी ऋण का अभिप्राय किसी व्यक्ति के अधिकांश प्रीमियम को निम्न में से किन प्रतिभूतियों में निवेश से है। अब आप देखिए फिर से एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। किसी ऋण का अभिप्राय किसी व्यक्ति के अधिकांश प्रीमियम को निम्न में से किस प्रतिभूतियों के में निवेश से है। श्रेष्ठ प्रतिभूति, बांड, नियत जमा या उपरोक्त सभी। तो हमारी जो तीनों के तीनों चीजें हैं ये तीनों के तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी मालूम कर लेना है कि ज्यादातर आपके क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया गया है तो यहाँ पर जो है 80% चांस होता है कि आपका जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है वही सही होगा। तो कुछ लॉजिक भी आप लगाकर आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ज्यादातर केसों में यही देखा गया है कि उपरोक्त सभी यदि विकल्प में दिया गया है तो वो क्वेश्चन का आंसर जो है वही होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। आवधिक बीमा प्लान के अंतर्गत मृत्यु दावा का निपटारा निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है। अब प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए कि आवधिक बीमा प्लान के अंतर्गत मृत्यु दावा का निपटारा निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है। एक मुश्त भुगतान द्वारा, पूर्व निर्धारित अवधि के लिए मासिक रूप से आवधिक बीमा भुगतान की श्रृंखला, पूर्व निर्धारित अवधि के लिए त्रैमासिक रूप से आवधिक भुगतान की श्रृंखला। और अगला प्रश्न है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं और समझते हुए आए हैं तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। हम चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे वित्तीय लक्ष्य माना जा सकता है। अब देखिए वित्तीय लक्ष्य, एक गृह का क्रय। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, अभी हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे और पहले ही हम इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पारंपरिक प्लानों के अंतर्गत बीमांकित रिजर्व निम्नलिखित में से किस अनुमानों पर निर्धारित होता है। मृत्युजन्य, ब्याज दर, व्यय, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब उपरोक्त सभी ऑप्शन में होता है तो यहाँ पर ज्यादातर चांस होते हैं उपरोक्त सभी वाले का। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सही होगा, सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। जीवन बीमा निम्नलिखित में से किस हानि के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रस्तावित करता है। अब ये जो जीवन बीमा है ये निम्नलिखित में से कौन सी हानि को जो है हमें प्रतिरक्षित करता है, उसके विरुद्ध ये कार्य करता है। पहला ऑप्शन आप देखेंगे किसी व्यक्ति की उत्पादक योग्यता के आर्थिक मूल्य की हानि, भावनात्मक हानि, सट्टा संबंधी हानि, बेईमानी के कारण हानि। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बेईमानी के कारण जो हानि हुई, आप कोई बेईमानी कर रहे हैं उसके कारण आपकी हानि हो रही, तो जीवन बीमा जो आपने ले रखा है उससे जो है उसका कोई भी जो है रिलेशन नहीं है। सट्टा संबंधित हानि, आप कहीं पर जो है जुए में कोई चीजें हार जा रहे हैं तो उसकी भरपाई जीवन बीमा पॉलिसी के थ्रू नहीं होती है। भावनात्मक हानि, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसकी जो हानि होती है उससे जो है जीवन बीमा पॉलिसी का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, वहां पर जो है उसकी भरपाई जीवन बीमा पॉलिसी के थ्रू नहीं होती है। लेकिन किसी व्यक्ति की उत्पादक योग्यता, यानी कि जो व्यक्ति जो भी उत्पन्न कर रहा था, जो भी अमाउंट जो है कमा कर ला रहा था, उसकी जो आर्थिक रूप से हानि हो रही है, आर्थिक जो मूल्य है उसकी जो हानि हो रही है उसका जो है भरपाई जो है जीवन बीमा पॉलिसी के थ्रू हो सकता है, जीवन बीमा पॉलिसी के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की उत्पादक योग्यता के आर्थिक मूल्य की हानि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा, पारंपरिक जीवन बीमा नीति की फिस्ट के लिए कौन से तत्व विचारणीय है।
आप देखेंगे यहाँ पर भी उपरोक्त सभी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। मृत्यु दर, ब्याज और प्रतिबंधन खर्च, भंडार और अधिक लाभ, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां पर लिखा गया है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों की तीनों चीजें जो है यहाँ पर आ जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 15 के जो है 15 पर। अब देखेंगे प्रश्न क्या है। अपने निवेश पोर्टफोलियो का दक्षतापूर्ण प्रबंध या प्रबंधन में समर्थ जीवन बीमा कर्तागण अपने ग्राहकों के लिए डाट डाट प्रतिलाभ सृजित कर सके एवं इस प्रकार डाट डाट मूल्य उत्पादों का विकास हो सके। अब देखिए यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं और चारों में दो दो ऑप्शन, जैसे कि दो दो चीजें लिखी गई हैं जो कि हमें दो खाली स्थानों पर भरना है। पहला आप भर के देखिए स्थिर और उच्च। हम यहाँ पर देखेंगे जीवन बीमा कर्तागण अपने ग्राहकों के लिए स्थिर प्रतिलाभ, जो लाभ है वो स्थिर रहे, सृजित कर सके एवं इस प्रकार उच्च मूल्य उत्पाद का विकास हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज गलत है। अब आगे देखेंगे दूसरा ऑप्शन, हम देखेंगे ग्राहकों के लिए श्रेष्ठ प्रतिलाभ सृजित कर सके एवं उच्च प्रकार या उच्च मूल्य उत्पाद का विकास हो सके। अब हमारा जो है अगला प्रश्न है स्थिर और कम। तो ग्राहक जहाँ पर जो है कम उत्पाद विकास का जो है आप देखेंगे यहाँ पर कम बिल्कुल रहेगा कि उत्पादों का विकास कम हो, ये चीजें नहीं होंगी। तो ऑप्शन पहला और तीसरा और चौथा आपका बिल्कुल गलत है। अब हमें देखना है ऑप्शन पहले और दूसरे में सही कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका पहले ऑप्शन लिखा गया है कि स्थिर हो। तो स्थिर अगर कोई भी चीज जैसे कि आपका जो ग्राहकों की जो भी मिलना है वो स्थिर रहेगा, तो वहां पर जो है पहले से ही अनुबंध होगा, यानी कि एक गारंटी तरीका हो जाएगा और वहां पर जो है इस चीज को जो है एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बात श्रेष्ठ की हो कि जितना श्रेष्ठ हो सके उतना जो है ग्राहकों के लिए किया जा सके, प्रतिलाभ सृजित किया जा सके, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर हमें लग रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि ग्राहकों के लिए श्रेष्ठ प्रतिलाभ सृजित कर सके एवं इस प्रकार उच्च मूल्य उत्पादों का विकास हो सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, श्रेष्ठ और उच्च। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16 है। बीमा आयोजना स्थापित या बीमा आयोजना स्थापित करने एक के लिए एक तरीका है। अब बीमा योजना स्थापित करने के लिए एक तरीका क्या है। भविष्य में घटने वाली किसी अनपेक्षित घटना के मामले में वंचित धन, सेवानिवृत्त हेतु योजना बनाने के दौरान आवश्यक राशि, वर्ष के दौरान व भविष्य में होने वाली व्यय का पूर्ण पूर्वानुमान, पुत्र की शिक्षा हेतु योजना बनाने के दौरान वंचित राशि। अब देखिए ये सारी चीजें आप कहेंगे कि जो है जो जीवन बीमा पॉलिसी, हम कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं मान लीजिए LIC की, तो उसका मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि अगर हम काम अभी कर रहे हैं, काम जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो वहां पर हमें जो है एक धनराशि मिले। लेकिन जो वास्तव में बीमा योजना स्थापित करने का जो वास्तविक कारण होता है वो ये होता है कि भविष्य में जो घटने वाली घटनाएं हैं, जो अनापेक्षित घटना हमारे भविष्य में हमारे साथ घट सकती हैं, उसके लिए जो वांछित धन है या फिर उसके लिए जो हम धन सृजित कर पाए, उसी उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है यही होता है कि यदि व्यक्ति को जो है भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जो है वांछित धन वहां पर हम दे पाए, उसके उसको परिवार को या उसके जो भी उस पर आश्रित है उसे जो है आर्थिक जो है सुविधा दे पाए, ये एक मुख्य कारण होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर एक होगा कि भविष्य में घटने वाली किसी अनपेक्षित घटना के मामले में वंचित धन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे वित्तीय आयोजना वह है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा कोई व्यक्ति से किस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक रोड मैप तैयार कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है दो विकल्प आपको दिए गए हैं, प्रत्याशित और अप्रत्याशित। उसके बाद आप देखेंगे दोनों कथन सत्य हैं या दोनों कथन असत्य हैं। एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। वित्तीय आयोजना वह है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति से किस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक रोड मैप तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर प्रत्याशित भी हो सकता है और अप्रत्याशित भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो दोनों का दोनों कथन है वो सत्य है। ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर हो सकती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कारपोरेट एजेंट का पंजीकरण कारपोरेट एजेंट का पंजीकरण देते समय IRDAI द्वारा किन पहलुओं को देखा जाता है। तो कौन कौन से पहलू यहाँ पर देखे जाते हैं ये चीजें हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 42 के तहत वह किसी अयोग्यता से प्राप्त नहीं है, उसने पहले कभी लाइसेंस को इनकार नहीं किया हो, उसने आवश्यक प्रशिक्षण लेकर किया हो,
उपरोक्त सभी, ये तीनों की तीनों चीजें जो है जरूरी होती हैं। यहाँ पर इन तीनों चीजों को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है, उसी के बाद जो है यहाँ पर कॉर्पोरेट एजेंट पंजीकरण होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। एक तथ्य जिसका खुलासा होने की जरूरत नहीं है जब तक कि बीमा कंपनी उसके विषयों में ना पूछे, ऐसे तथ्य का उदाहरण। एक तथ्य जिसका खुलासा होने की जरूरत नहीं है जब तक कि बीमा कंपनी उसके विषयों में ना पूछे, ऐसे तथ्य का उदाहरण है गोदाम में स्टॉक की राशि, आग अलार्म प्रणाली की उपस्थिति, हृदय रोग, अन्य कारखानों में बीमा का ब्यौरा दोनों गलत। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आग अलार्म प्रणाली की उपस्थिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस वीडियो की जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है और जो है वो किस प्रकार से है। अब देखिए प्रश्न है, जीवन चक्र अवस्था के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन चक्र अवस्था के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षार्थी के लिए, अर्जक के लिए, जनक के लिए या बच्चों सहित एकांतावास के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों रहित एकांतावास। तो अब यहाँ पर जो है ओवरऑल हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं, जिनमें से आपको जो है एक प्रश्न हमने होमवर्क के तौर पर दिया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी। आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किया है, अगले वीडियो में हम फिर 20 क्वेश्चन करेंगे। और आपके दिमाग में कोई भी, माइंड में कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित अगर उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिएगा, तो हम आपके कमेंट का जो है रिप्लाई बहुत ही जल्द करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पर हम जो है अगले 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।